अपनों के भेस में छिपे दुश्मनों ने जब एक सीधे साधे इंसान का सब कुछ छीनने की साजिश रची, तो आचार्य चाणक्य के 6 कड़े नियमों ने कैसे बाजी पलट दी। जानिए वो गुप्त नीतियां जो आपको इस दुनिया में अजेय बना देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि जंगल में जो पेड़ यक्ष सबसे सीधे होते हैं, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। हमारा समाज भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ यदि आप अत्यधिक भावुक, सीधे और छल कपट से दूर हैं, तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन चाणक्य ने यह भी बताया था कि अगर एक सीधा इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर ले और कुछ विशेष नीतियों को अपना ले, तो दुनिया का कोई भी षड्यंत्रकारी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही सीधे साधे इंसान की है जिसे उसी के अपनों ने बर्बादी की कगार पर धकेल दिया था। लेकिन जब उसने चाणक्य के 6 कठोर नियमों को अपना हथियार बनाया, तो विनाश का वो चक्र कैसे उल्टा घूमा, यह सुनकर आपके रोंगटे खड्डे हो जाएंगे। ये कहानी है नीलगिरी की वादियों में बसे एक शांत और संपन्न शहर चंदनगिरी की। चंदनगिरी में सेठ सूर्यकांत जी का मसालों और लग्धी का एक बहुत बड़ा और पुश्तैनी व्यापार था। सूर्यकांत जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस व्यापार को खड़ा किया था। उनका इकलौता पोता था भुवन। भुवन स्वभाव से बहुत ही निर्मल, दयालु और भावुक युवक था। उसे व्यापार के छल प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं था। वह अक्सर मजदूरों के साथ बैठकर उनका दुख दर्द सुनता, गरीब कन्याओं के विवाह में चुपचाप दान दे आता और किसी को भी कष्ट में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भुवन की पत्नी मृणालिनी एक अत्यंत कुशाग्र, समझदार और सात्विक स्वभाव वाली स्त्री थी, जो हमेशा अपने पति के इस सीधेपन को लेकर चिंतित रहती थी। इसी परिवार में एक और व्यक्ति था जो बाहर से तो संत दिखता था, लेकिन भीतर से एक विषैला नाग था। वह थे सूर्यकांत जी के छोटे भाई यशवंत। यशवंत हमेशा सफेद कपड़े पहनते, हाथों में पूजा की माला रखते और अत्यधिक मीठा बोलते थे। यशवंत का बेटा धनंजय भी अपने पिता की तरह घमंडी और लालची था। यशवंत और धनंजय की गिद्ध जैसी नजरें हमेशा सूर्यकांत जी के इस विशाल साम्राज्य पर गड्ढी रहती थीं। वे बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सूर्यकांत जी की आंखें बंद हों और वे भुवन की भावुकता का फायदा उठाकर सब कुछ हड्डीप लें। और एक दिन वो मनहूस गद्दी आ ही गई। उम्र के इस आखिरी पद्दव में सूर्यकांत जी को एक गंभीर बीमारी ने जगदी लिया। उनका शरीर लग्धी की तरह सूख गया और वैद्य ने स्पष्ट कर दिया कि अब उनके पास कुछ ही दिनों का समय शेष है। ये खबर सुनते ही भुवन टूट गया। वह अपने दादाजी के बिस्तर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। एक रात जब कमरे में कोई नहीं था, सूर्यकांत जी ने अपने कांपते हुए हाथों से भुवन का हाथ पकड़ा। उनकी सांसें उखद्दा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। सूर्यकांत जी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा भुवन, रोना बंद करो। तुम्हारी यह अत्यधिक भावुकता और सीधापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद इस घर के भेदी और कुछ लालची लोग तुम्हें नोच खाने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चाचा यशवंत पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करना। मैं तुम्हें कोई संपत्ति नहीं, बल्कि आचार्य चाणक्य की वो 6 नीतियां देकर जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई साजिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भुवन ने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से सुनने लगा। सूर्यकांत जी ने कहना शुरू किया, पहला नियम, अपनी कमजोरी, अपना दुख और अपने राज कभी किसी के सामने प्रकट मत करना। जो शत्रु तुम्हारे आंसुओं को देखता है, वह उसी से तुम्हारे पतन का रास्ता बनाता है। दूसरा नियम, मीठा बोलने वाले और अत्यधिक चापलूसी करने वाले अपनों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि विष हमेशा मीठे लेप के भीतर ही छिपा कर दिया जाता है। तीसरा नियम, क्रोध को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाना, लेकिन उसे सही समय आने तक भीतर ही छिपा कर रखना। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। खांसते हुए सूर्यकांत जी ने थोड़ा विश्राम लिया और फिर बोले, चौथा नियम, जब शत्रु ताकतवर और चालाक हो तो उस पर सीधे वार मत करना, संयम रखना और उसकी गलती का इंतजार करना। पांचवा नियम, भावनाओं में बहकर कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर मत करना
और छठा सबसे अहम नियम, शत्रु के लालच को ही उसका काल बना देना। लालची इंसान अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वह अपने लिए खोदे गए गड्ढे को भी नहीं देख पाता। ये 6 नियम भुवन के कानों में डालकर अगले ही दिन सूर्यकांत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे चंदनगिरी में शोक की लहर दौड़ गई। हवेली में लोगों की भीड़ लग गई। यशवंत और धनंजय ने सबके सामने जमीन पर लौट लौट कर रोने का नाटक किया, लेकिन भुवन भुवन ने सूर्यकांत जी के कहे अनुसार अपना पहला नियम लागू कर दिया था। उसने अपनी भावनाओं पर पत्थर रख लिया था। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसका चेहरा एकदम शांत था। यशवंत ने भुवन की इस शांति को उसकी बेवकूफ़ी समझा। उसे लगा कि सदमे में भुवन अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और यही वार करने का सही समय है। अंतिम संस्कार के ठीक तीसरे दिन जब घर में उदासी छाई हुई थी, यशवंत अपने हाथों में कुछ कानूनी कागजात लेकर भुवन के कमरे में आया। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी का मुखौटा था। यशवंत ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, बेटा भुवन, तू तो मेरे बेटे धनंजय के ही समान है। बड्डे भैया के जाने के बाद इस इतने बड्ढे व्यापार का बोझ तेरे ये नाजुक कंधे कैसे उठाएंगे? बाजार के लोग बहुत क्रूर हैं बेटा, वो तुझे लूट लेंगे। तू बस इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दे। मैं इस पूरे व्यापार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लूंगा। तू और मृणालिनी आराम से घर में भगवान का भजन करना। भुवन को तुरंत अपने दादाजी का दूसरा और पांचवा नियम याद आ गया। मीठे बोलने वालों से सावधान रहना और भावनाओं में आकर हस्ताक्षर न करना। भुवन के मन में ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन उसने अपने क्रोध को पी लिया। तीसरा नियम, उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका साया ही अब मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अभी दादाजी के शोक के दिन चल रहे हैं। मैं अभी मानसिक रूप से बहुत थका हुआ हूं। हम ठीक 13वीं के बाद शांति भोज वाले दिन इन कागजों पर हस्ताक्षर करेंगे। तब तक आप सब संभाल लीजिए। यशवंत मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भुवन पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। उसने सोचा कि 13 दिन बाद तो यह पूरी रियासत उसकी मुट्ठी में होगी। भुवन ने यहां चौथे नियम का पालन किया था, सीधे वार न करके संयम रखना और समय लेना। इन 13 दिनों में जब यशवंत और धनंजय यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि वे शहर के सबसे बड़े सेठ बनने वाले हैं, भुवन और मृणालिनी ने रात रात भर जागकर व्यापार के सारे पुराने बहीखातों की गुप्त रूप से जांच की। मृणालिनी के सहयोग से भुवन ने पाया कि पिछले 5 सालों से यशवंत ने कारखानों से करोड़ों रुपए का माल चोरी छिपे बेचा है और उस काले धन से शहर के बाहर एक बहुत बड़ी बेनामी जमीन खरीदी है। इतना ही नहीं, यशवंत ने व्यापार के नाम पर कुछ झूठे कर्ज भी दिखा रखे थे, ताकि हस्ताक्षर होते ही सारा कर्ज भुवन के नाम पर आ जाए और मुनाफा यशवंत की जेब में चला जाए। अब समय था दादाजी के छठे और सबसे अचूक नियम का, शत्रु के लालच को ही उसका काल बना देना। भुवन को अपने गुप्तचरों से पता चला कि यशवंत पड्डिड हाउस के शहर में एक बहुत बड़ी चाय की खराब हो चुकी फैक्ट्री को नीलाम होने से पहले बेहद सस्ते दामों में खरीदना चाहता है। उसे बस एक बड़े बैंक आड़न की आवश्यकता है, लेकिन उस आड़न के लिए कोई गारंटी देने वाला नहीं था। भुवन ने बहुत ही चतुराई से एक चाल चली। उसने हवेली के एक पुराने और वफादार मुनीम के जरिए यशवंत तक यह झूठी खबर पहुंचा दी कि भुवन हवेली और सारा व्यापार बेचकर हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना रहा है, क्योंकि उसे अब माया मोह से विरक्ति हो गई है। ये खबर सुनते ही यशवंत के लालच ने उसकी अक्ल पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। उसे लगा कि यह तो सोने पे सुहागा है। 13वीं का दिन आ गया। पूरे शहर के गणमान्य लोग, बड्ढे अधिकारी और व्यापारी शांति भोज में उपस्थित थे। हवेली के मुख्य कक्ष में यशवंत, धनंजय और भुवन बैठे थे। यशवंत ने अपनी जेब से वो कागजात निकाले और भुवन के सामने रख दिए। यशवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भुवन, अब समय आ गया है। तू इन पर हस्ताक्षर कर दे और सारी चिंताओं से मुक्त हो जा। भुवन ने पेन उठाया, लेकिन हस्ताक्षर करने से पहले उसने एक और फाइल यशवंत के सामने रख दी। भुवन ने बहुत ही भोलेपन से कहा, चाचा जी, मैं तो सब कुछ आपके नाम कर ही रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आप पडिडिड हाउस के शहर में चाय की वह नीलाम होने वाली फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा कि जाते जाते आपकी कुछ मदद कर दूं।
इस फाइल में उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए एक बहुत बड़े आरण की मंजूरी है जो मैंने अपने एक परिचित अधिकारी से कहकर आपके नाम पर पास करवा दी है। बस इसमें गारंटी के तौर पर आपकी उस बेनामी जमीन के कागज लगे हैं जो आपने शहर के बाहर खरीदी है। आप पहले इस आरण वाले कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि आपका सपना पूरा हो सके। फिर मैं इस व्यापार के त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा। यशवंत की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि भुवन कितना बद्धा मूर्ख है जो उसी की बेनामी संपत्ति को गारंटी बनाकर उसे करोड़ों का ऋण दिलवा रहा है। यशवंत ने बिना एक पल सोचे, बिना कागजों को ठीक से पढ़े उस आरण की फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अंगूठा लगा दिया। जैसे ही यशवंत ने पेन नीचे रखा, भुवन ने अपना पेन जेब में वापस रख लिया। भुवन अपनी कुर्सी से खड़ीडिचा हुआ। उसका सीधा सादा और भावुक चेहरा अब एक अत्यंत कठोर और तेजस्वी योद्धा में बदल चुका था। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और शहर के मुख्य न्यायाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ सरकारी कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर्स अंदर आ गए। यशवंत और धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। भुवन ने कड़ढकती हुई आवाज में कहा, अधिकारी महोदय, ये रहे वो हस्ताक्षर। मेरे चाचा यशवंत ने अभी अभी स्वयं ये बात स्वीकार कर ली है कि शहर के बाहर की वो करोड़ों की बेनामी जमीन इन्हीं की है। इन कागजों में साफ लिखा है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने मेरे दादाजी के कारखानों से जो गबन किया था, उसी पैसे से ये जमीन खरीदी गई थी और अब ये उसी चोरी की जमीन को गारंटी बताकर सरकारी बैंक से धोखा करके आरण लेना चाहते थे। यशवंत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में बाजी कैसे पलट गई। यशवंत ने हकलाते हुए कहा, भुवन, यह तू क्या कह रहा है? तूने मुझे धोखा दिया है। भुवन ने अपनी आंखों में एक जलती हुई आग के साथ कहा, धोखा मैंने नहीं, आपके लालच ने आपको दिया है चाचा जी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्योंकि मैं रोता था, क्योंकि मैं भावुक था। लेकिन आपने मेरे दादाजी द्वारा दी गई आचार्य चाणक्य की उन 6 नीतियों को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। शत्रु के लालच को ही उसका काल बना देना, आज यह नीति मैंने सिद्ध कर दी है। धनंजय ने गुस्से में आगे बढ़कर भुवन पर हाथ उठाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उसे और यशवंत को हथकड़ियां पहना दीं। सरकारी अधिकारियों ने यशवंत की सारी बेनामी संपत्तियां जब्त कर लीं और धोखाधड़ी, गबन तथा झूठे हस्ताक्षर करने के आरोप में पिता पुत्र दोनों को घसीटते हुए जेल ले गए। जिन लोगों ने सूर्यकांत जी की रियासत को निगलने का सपना देखा था, आज वे जीवन भर के लिए काल कोठरी के अंधेरे में खो गए थे। भुवन ने मुद्द ढाकर अपनी पत्नी मृणालिनी की ओर देखा। मृणालिनी की आंखों में आज अपने पति के लिए अपार सम्मान था। भुवन ने बिना एक भी कटु शब्द कहे, बिना खून की एक भी बूंद बहाए, चाणक्य की बुद्धिमत्ता से अपने परिवार के सम्मान और अपने दादाजी की खून पसीने की कमाई को सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों, जीवन में सीधा होना, अच्छा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी मूर्खता मत बनने दीजिए। आचार्य चाणक्य की ये 6 नीतियां आज के इस कलयुग में एक अभेद्य कवच के समान हैं। अपने राज किसी को न बताना, मीठे बोलने वालों से दूरी रखना, क्रोध को पालना सीखना, उचित समय का इंतजार करना, भावनाओं में फैसले न लेना और लालच को हथियार बनाना, ये वो मंत्र हैं जो एक साधारण से इंसान को भी अजेय बना सकते हैं। जब आप इन नीतियों का पालन करते हैं तो आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती। शत्रु स्वयं अपने बुने हुए जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। मैं हूं विवेक वर्मा। आशा करता हूं कि आचार्य चाणक्य की इन अमर नीतियों पर आधारित यह कहानी आपको अपने जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगी। अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।